वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। वेलकम बैक एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में हमने इंडस्ट्रीज को साइज के बेसिस पे क्लासिफाई किया था इनटू कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री को हम हाईटेक रीजन एंड ट्रेडिशनल रीजन के अंदर फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। और इस वीडियो में हमें इस ट्रेडिशनल रीजन एंड हाईटेक रीजन के बारे में ही पढ़ना है। इस ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन में हमें हैवी इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। अब इसे हैवी इंडस्ट्री इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसमें हैवी मशीन्स इस्तेमाल होती हैं। अब ये इंडस्ट्रीज कोल फील्ड के पास इस्टेब्लिश होती थी। क्या तुम में से मुझे कोई बता सकता है आखिरकार ये कोल फील्ड के पास ही क्यों इस्टेब्लिश होती थी? सर, ये तो आपने पढ़ाया था, क्योंकि ये एक ओल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी है। करेक्ट, बिकॉज कोल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है और इस इलेक्ट्रिसिटी से मशीन्स वर्क करती हैं। जैसे कोल को जलाकर पानी गर्म किया जाता है ताकि इसका वेपर टरबाइन को रोटेट कर सके और जनरेटर पावर जनरेट कर सके। टेक्सटाइल मिल में जो मशीन्स हैं अब वो जल्दी जल्दी से वर्क करेंगी और टेक्सटाइल बनाएंगी। काफ़ी सारे केमिकल्स को बनाने के लिए भी हमें हीट की ज़रूरत होती है। तो पहले के ज़माने में हीट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कोल को बर्न किया जाता था। पहले के ज़माने में ही कोल का इस्तेमाल करके आयरन ओर से आयरन बनाया जाता था और इस प्रोसेस को कहते हैं आयरन स्मेल्टिंग। और फिर इस आयरन से हैवी मशीन्स बनाई जाती थी। पहले के ज़माने की मशीन्स तो बहुत भारी भारी होती थी, इसीलिए जिन इंडस्ट्रीज़ में मशीन्स बनती थी उन्हें पहले के समय में हैवी इंजीनियरिंग कहा जाता था। ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन में ये 4 टाइप की इंडस्ट्री हमें देखने को मिलती थी और अब हमें ये भी पता है कि ये चारों कोल फील्ड के पास ही अपनी फैक्ट्रीज क्यों लगाती थी। ट्रेडिशनल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज की चिमनी में से बहुत सारा धुआं निकलता था जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पल्यूट करता था। इंडस्ट्रीज के अंदर काफ़ी सारे लोग एम्प्लॉयड थे। इन लोगों को इंडस्ट्री के ओनर्स एक्सप्लॉइट करते थे बिकॉज एक बिजनेसमैन का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। ओनर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए इन लोगों को कम तनख्वाह देता था और ये रूम्स भी कम प्रोवाइड करता था। जैसे सिर्फ 10 वर्कर्स हैं तो 2 रूम प्रोवाइड कर दिए। अब एक रूम के अंदर 5-5 वर्कर्स जो है अपना गुजारा कर रहे हैं। तो इन रीजन्स में हमें हाई डेंसिटी हाउसिंग देखने को मिलती है, क्योंकि एक ही रूम में काफ़ी सारे वर्कर्स रहते थे और ये हाउसेस इंफीरियर क्वालिटी के होते थे, मतलब सिर्फ काम चलाऊ टाइप्स। इन हाउसेस में हमें पुअर सर्विस देखने को मिलती हैं, जैसे इतने सारे वर्कर्स के लिए सिर्फ एक वॉशरूम एंड बाथरूम, कोई वाटर सप्लाई अवेलेबल नहीं है इनके पास। जिस नदी में इंडस्ट्री अपना वेस्ट मटेरियल डालती थी उसी नदी में से इन लोगों को पानी भरकर लाना पड़ता था और उसी को ये कंज्यूम करते थे। ये इंडस्ट्री या तो अपना वेस्ट मटेरियल नदी में ट्रांसफ़र करती थी और नहीं तो ये एक जगह पर फेंकती रहती थी और धीरे धीरे कचरा फेंकते फेंकते वहाँ पे कचड़े का पहाड़ बन जाता था और इन पहाड़ों को हम कहते हैं वेस्ट हीप। ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन के पास बहुत ही ज़्यादा अनअट्रैक्टिव इन्वायरमेंट था और ये तो तुम खुद भी समझ सकते हो। इंडस्ट्री से पल्यूशन निकल रहा है, इंडस्ट्रीज वेस्ट हीप क्रिएट कर रही हैं, इन सब से इन्वायरमेंट तो अनअट्रैक्टिव लगने ही वाला है। हमारे इतिहास में एक ऐसा भी टाइम आया है जब हर एक चीज़ की डिमांड पूरी दुनिया में ख़त्म हो गई थी। लोग कुछ भी नहीं खरीदना चाहते थे और जब प्रोडक्ट्स बिकने बंद हो गए थे और बिजनेसमैन को कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा था, तब उन्होंने इन इंडस्ट्रीज पे लगा दिया ताला। अब हम देखेंगे कि इस डिमांड के कम होने से क्या क्या इम्पैक्ट हुआ। सबसे पहले तो इंडस्ट्रीज पे ताला लग गया। ताला लगते ही काफ़ी सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। अब ये अनएम्प्लॉयड लोग वापस अपने घर जाएंगे क्योंकि अब इनके पास जॉब तो है नहीं करने के लिए और ये फार्मिंग वगैरह में ही अपनी फैमिली की हेल्प करवाएंगे। डिमांड कम होने से ई माइग्रेशन बढ़ गया, लोग अपने घरों की तरफ जाने लगे और डिमांड कम होने से वर्ल्ड में डेरेलिक्ट लैंड एरियाज आ गए। डेरेलिक्ट लैंड एरियाज वो एरियाज हैं जहाँ पे अब क्रॉपिंग नहीं हो सकती है,
बिकॉज इन रीजन्स में पहले इंडस्ट्रीज थी, तो इन इंडस्ट्रीज के पॉल्यूशन ने वहां के लैंड को डैमेज कर दिया। ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन का एक एग्जाम्पल है रूर कोल फील्ड, जो कि जर्मनी में सिचुएटेड है। तो अब हम इस रीजन की केस स्टडी पढ़ेंगे। रूर कोल फील्ड कहाँ पर है? जर्मनी में। ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए। ये रूर कोल फील्ड जर्मनी के इस वाले रीजन में है, और ये रीजन यूरोप का एक मेजर इंडस्ट्रियल एरिया है। इस रीजन में बहुत बड़ी मात्रा में कोल निकलता है, और इस रीजन में बहुत सारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज भी हैं। और ये चीज़ अभी हमने पीछे पढ़ी थी कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कोल के सोर्स के पास अपनी फैक्ट्रीज लगाती हैं, बिकॉज इन इंडस्ट्रीज को आयरन स्मेल्टिंग करनी है। तुम्हें याद है वो टाइम पीरियड जब हर एक चीज की डिमांड कम हो गई थी? तो उस पीरियड ने कोल को भी नहीं छोड़ा, कोयले की डिमांड भी कम हो गई। खैर, कोयले की डिमांड कम होने के पीछे तो और भी रीजंस हैं, जैसे अब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इंट्रोड्यूस हो गई हैं, कोल खत्म होता जा रहा है, कोल पोल्यूशन फैलाता है। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से भी कोल की डिमांड कम हो गई है। अब कोई भी कंट्री कोल नहीं खरीद रही है। इसका मतलब तो यही हुआ कि इंडस्ट्री श्रिंक हो गई, बिकॉज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ही रूर कोल फील्ड की सारी इकोनॉमी को चला रही है। इस रीजन को अब एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अब इस जमीन के नीचे सारा का सारा आयरन ओर ही खत्म हो गया, और तुम्हें मैं बता दूं कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आयरन ओर से आयरन बनाया जाता है। और जब इस जमीन के नीचे से आयरन ओर ही खत्म हो गया, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का क्या अब हम अचार डालेंगे? जर्मनी की कोल फील्ड तो बंद हो ही गई थी, लेकिन कोई भी बिजनेसमैन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बंद नहीं करना चाहता था। तो इसीलिए इन लोगों ने दूसरी कंट्रीज से आयरन ओर खरीदे, और इन आयरन ओर्स को वाटरवेज के जरिए जर्मनी तक लाया गया, और ये इंपोर्टेड ओर आने से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सरवाइव कर गई। इस रीजन से जर्मनी का 80% स्टील प्रोड्यूस किया जाता था। आजकल तो हाईटेक इंडस्ट्रीज का बोलबाला है, और इस हाईटेक इंडस्ट्रीज की हवा जर्मनी को भी लग गई, और जर्मनी ने डिसाइड किया कि हम अपना इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। गवर्नमेंट कहती है कि हम इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि इन इंडस्ट्रीज से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट जनरेट होता है। गवर्नमेंट ये भी कहती है कि अगर हमें फ्यूचर में रूर रीजन को वापस से सक्सेसफुल और प्रॉस्परस बनाना है, तो हमें यहाँ पर नए नए केमिकल प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, बच्चों के पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटीज़ बनानी पड़ेंगी, ओपल कार असेंबली प्लांट्स एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे, और आउट ऑफ टाउन शॉपिंग सेंटर्स बनाने पड़ेंगे। हम सब जानते हैं केमिकल प्लांट्स में केमिकल्स बनाए जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। जर्मनी की ओपल कार वर्ल्ड फेमस है, तो उसकी हमें फैक्ट्रीज बनानी पड़ेंगी, और इन सब चीज़ों की वजह से जर्मनी का रूर रीजन वापस से प्रॉस्परस हो जाएगा। और इसी चीज़ को कहा गया है न्यू रूर लैंडस्केप। मैं इन आउट ऑफ टाउन शॉपिंग सेंटर्स को भी तुम्हें एक बार समझा देता हूँ। जर्मनी एक डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, तो तुम्हें हर एक घर में एक कार तो नॉर्मली मिल जाएगी। जर्मनी के लोग जहाँ भी जाते हैं वो कार लेकर जाना पसंद करते हैं। जब ये लोग कार में बैठकर शॉपिंग करने जाते थे, तो इन्हें कार पार्क करने के लिए स्पेस ही नहीं मिलती थी। इसलिए इस रूर रीजन में आउट ऑफ टाउन शॉपिंग सेंटर्स बनाए गए, जहां पर ये लोग आसानी से कार पार्क कर सकते हैं। तो रूर रीजन के आसपास वाले लोग इन आउट ऑफ टाउन शॉपिंग सेंटर्स में शॉपिंग करने आते हैं। इससे वो लॉन्ग ड्राइव भी कर लेते हैं, शॉपिंग भी हो जाती है, प्लस कार आराम से पार्क भी हो जाती है। तो ये थी जर्मनी के रूर रीजन की पूरी कहानी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाईटेक इंडस्ट्रीज। इन हाईटेक इंडस्ट्रीज में लेटेस्ट जनरेशन के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, जैसे न्यू गैजेट्स, सॉफ्टवेयर्स एट्सेट्रा। इन इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी जाती है, ताकि हर एक प्रोडक्ट को साइंटिफिकली एडवांस बनाया जा सके, उसके कैरेक्टर्स को और एडवांस किया जा सके। एडवांस कैरेक्टर्स मतलब जैसे फ़ोन का एग्जांपल लो,
आजकल के जो फ़ोन्स आ रहे हैं वो और स्लिम होते जा रहे हैं और स्लिम होते जा रहे हैं। प्लस अब तो हम उन फ़ोन्स को फोल्ड भी कर सकते हैं। इन इंडस्ट्रीज़ में वाइट कॉलर वर्कर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और ब्लू कॉलर वर्कर्स की पॉपुलेशन कम होती है। वाइट कॉलर वर्कर्स होते हैं प्रोफेशनल्स जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं। अब जैसे तुम अगर किसी साइंटिस्ट को देखोगे तो वो हमेशा वाइट कॉलर वाला कोट पहनता है। साइंटिस्ट का काम होता है रिसर्च करना कि हम इस प्रोडक्ट को ऐसे और भी ज़्यादा एडवांस बना सकते हैं। और ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं जो लोग एक्चुअल में प्रोडक्शन करते हैं, मतलब जो लोग उस इंडस्ट्री में मजदूर हैं। टाइम निकालकर कभी तुम लाडला पिक्चर देखना, उसके अंदर अनिल कपूर जो ड्रेस पहनता है उसका कॉलर ब्लू कलर का होता है, जो कि ये दर्शाता है कि अनिल कपूर एक फैक्ट्री में लेबर था। हाईटेक इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल है रोबोटिक्स ऑन असेंबली लाइन। फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए रोबोट्स की हेल्प लेना। जैसे एक मशीन ने कार का ये स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, दूसरी मशीन इस कार के टायर्स लगा देगी, थर्ड मशीन इस कार के मिरर्स लगा देगी, फोर्थ मशीन इसकी हेडलाइट फिक्स कर देगी, फिफ्थ मशीन इस कार में मिरर्स लगा देगी, सिक्स्थ मशीन इस कार में इंजन फिक्स कर देगी। अब ये जो अलग अलग मशीन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, इसी को हम कहते हैं असेंबली लाइन। तो देखा तुमने कैसे इन रोबोट्स ने एक कार मैन्युफैक्चर कर दी। अब नेक्स्ट एग्जांपल आता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CAD कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे फोटो को एडिट करना, कोई सॉफ्टवेयर बनाना, गेम्स के अंदर अच्छी अच्छी ग्राफिक्स डालना। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ऑफ स्मेल्टिंग। हम सब जानते हैं पहले स्मेल्टिंग के लिए कोल का इस्तेमाल किया जाता था, बट अब हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से भी आयरन को स्मेल्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हीटर भी तो गर्म होता है, तो हीटर की तरह ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आयरन को स्मेल्ट किया जाता है। जब मन चाहे तब हम इस मशीन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। हाईटेक इंडस्ट्री में ऑफिस, प्लांट, लैब, बिल्डिंग्स होती हैं। लैब वो जगह होती है जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे जाते हैं कि फलाना प्रोडक्ट को हम कैसे और बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट बिल्डिंग आती है ऑफिस, जो रिसर्च हुई है उसके ऊपर प्रेजेंटेशंस बनाई जाती हैं और मीटिंग कंडक्ट करवाई जाती हैं। अगर उस इंडस्ट्री में सबको ये रिसर्च पसंद आती है तो उसके बाद प्लांट में ले जाकर उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। हाईटेक इंडस्ट्रीज के ऑफिस, प्लांट और लैब तीनों ही मॉडर्न हैं। ऑफिस, प्लांट और लैब तीनों ही लो हैं, मतलब इनकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है। ये तीनों डिस्पर्स्ड हैं, मतलब एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूर हैं। जैसे ऑफिस यहाँ पर है, प्लांट वहाँ पे हो गया और लैब यहाँ पर हो गई। ये ऑफिस, प्लांट और लैब तीनों एक ही कंपनी के हैं, बट एक दूसरे से ये 5-5 मिनट की दूरी पर हैं। हाईटेक इंडस्ट्री नीटली स्पेस्ड होती है। जैसे एक कंपनी के ऑफिस, प्लांट, लैब यहाँ पर है तो दूसरी कंपनी के ऑफिस, प्लांट और लैब थोड़ी सी दूर होंगे, तो इसी को हम कहते हैं नीटली स्पेस्ड। या फिर एक ही कंपनी के 2 ऑफिस हैं तो उन 2 ऑफिसों के बीच में इनफ स्पेस होगा, तो ये होता है नीटली स्पेस्ड का मतलब। और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी स्टोरेजेस, फैक्ट्रीज एंड असेंबली स्ट्रक्चर्स होते थे। मैसिव असेंबली स्ट्रक्चर का मतलब है कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लेबर्स काम करते थे। अब गवर्नमेंट प्लान्ड बिजनेस पार्क्स बनाते हैं ताकि लोग इन रीजन में आके अपने हाई टेक स्टार्टअप्स स्टार्ट कर सकें। जैसे ये कोई एरिया है और गवर्नमेंट चाहती है कि इस एरिया में हाई टेक इंडस्ट्रीज चालू हों, तो गवर्नमेंट इसे एक प्लान्ड बिजनेस पार्क बना देगी और गवर्नमेंट काफ़ी सारे अट्रैक्टिव ऑफर्स देगी और इस तरह से वहाँ पर काफ़ी सारी हाईटेक इंडस्ट्रीज चालू हो जाएंगी। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है टेक्नोपोलिस के बारे में। जब काफ़ी सारी हाईटेक इंडस्ट्री हमें एक ही रीजन में देखने को मिलें, रीजनली कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब समझो, जैसे ये प्लान्ड बिजनेस पार्क है तो इस रीजन में काफ़ी सारी कंपनीज ने अपने प्लांट्स, लैब्स, ऑफिस बना रखे हैं। ये इतनी सारी कंपनीज एक ही रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। ये इंडस्ट्रीज सेल्फ सस्टेन्ड होती हैं। अब क्योंकि इन इंडस्ट्रीज़ के पास बहुत सारा पैसा है तो इन्हें किसी की हेल्प नहीं चाहिए और ये टेक्नोपोलिस वाली इंडस्ट्रीज़ हाईली स्पेशलाइज्ड होती हैं।
टेक्नोपोलिस के एग्जाम्पल है सिलिकॉन वैली जो कि सैन फ्रांसिस्को के पास है। सेकंड है सिलिकॉन फॉरेस्ट जो कि सियाटल के पास है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये एक बेसिक इंडस्ट्री है बिकॉज हर एक इंडस्ट्री के कंस्ट्रक्शन में आयरन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कहा गया है दैट इट फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज। अब कोई दूसरी कंपनी इस कंपनी के फिनिश प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके मशीन्स बनाएगी। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक हैवी इंडस्ट्री है बिकॉज इस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल बहुत हैवी होता है और इस इंडस्ट्री के फिनिश प्रोडक्ट्स भी हैवी होते हैं। इस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है आयरन ओर। अब एक ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ओर, कार्बन और लाइमस्टोन इन तीनों को मिक्स कर कर स्मेल्टिंग करी जाती है और तब जाकर हमें मिलता है आयरन। अभी क्योंकि ये आयरन थोड़ा गर्म है तो ये थोड़ा लिक्विडी सा होगा। अब जैसे हम फ्रीजर में डालकर किसी भी शेप की बर्फ जमा सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम इस आयरन को भी मनचाही शेप दे सकते हैं और शेप देने के बाद ये आयरन बन जाता है पिग आयरन। जैसे हमने उस आयरन को ये शेप दे दी तो अब हम इसे कहेंगे पिग आयरन। अगर हम इस पिग आयरन को वापस उस लिक्विड फॉर्म में ले जाकर इसके अंदर मैग्नीशियम डालेंगे तो ये स्टील बन जाएगा। मैग्नीशियम एक स्ट्रेंथनिंग मटेरियल है। आई होप तुम्हें ये सारी प्रोसेस समझ में आ गई हो। ट्रेडिशनल स्टील इंडस्ट्री सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के पास स्टैब्लिश होती थी, जैसे आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, मैग्नीशियम, या फिर ये इंडस्ट्री स्टैब्लिश होती थी पोर्ट्स के पास ताकि ये इंडस्ट्री वाटरवेज के जरिए इन रॉ मटेरियल्स को दूसरी कंट्रीज से मंगवा सके। इन इंडस्ट्रीज ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आयरन ओर से स्टील बना दिया है। अब जब ये स्टील के प्रोडक्ट्स टूट जाते हैं तो मिनी स्टील मील्स इन टूटे फूटे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर कर नए प्रोडक्ट्स बनाती है। अब मिनी स्टील मील्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, दे आर लेस एक्सपेंसिव टू बिल्ड। इन इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल होता है स्क्रैप मेटल। मिनी स्टील मील्स में सिर्फ 1 स्टेप प्रोसेस होता है। देखो इन मिनी मील्स को अब आयरन ओर से आयरन, उसके बाद फिर पिग आयरन, फिर स्टील, ऐसे तो बनाना नहीं है। इनके पास तो ऑलरेडी टूटे फूटे स्टील के आइटम्स हैं। ये मील सबसे पहले उस स्टील को मेल्ट करेगी और उसके बाद उसके न्यू प्रोडक्ट्स बनाएगी। तो देखा, ये सिर्फ 1 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टील को मेल्ट करो और फिर मनचाहा शेप दे दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस स्टील को मेल्ट कर कर उन्होंने एक ब्यूटीफुल सा स्टील का ग्लास बना दिया। एक्सेस टू मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये मील्स स्टील का प्रोडक्ट बना बना के अपने घर पे तो रखेंगे नहीं, ये मार्केट में ले जाकर उसे बेचेंगे। अब ये मील्स धीरे धीरे फेमस होती जा रही हैं, इसीलिए लिखा गया है दे आर गेनिंग ग्राउंड। इसके बाद तुम्हें काफ़ी सारी लोकेशंस दे रखी हैं बुक में, वो बकवास है, उसे याद मत करना। उसमें से सिर्फ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग को बोला जाता है रस्ट बाउल ऑफ यूएसए। अब लास्ट टॉपिक पे आ गए, दैट इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में स्पिनिंग होती है, मतलब ऐसे फाइन थ्रेड्स बनाए जाते हैं। इन इंडस्ट्रीज में वीविंग होती है, मतलब इन थ्रेड्स को ऐसे करके अरेंज किया जाता है। इन इंडस्ट्रीज में फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, मतलब क्लोथ्स बनाए जाते हैं। 3 तरह की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं। नंबर 1 हैंडलूम सेक्टर, नंबर 2 पावरलूम सेक्टर एंड नंबर 3 कॉटन टेक्सटाइल मिल सेक्टर। हैंडलूम सेक्टर लेबर इंटेंसिव होता है। स्पिनिंग, वीविंग, ये सब प्रोसेस हैंड से किए जाते हैं। सेमी स्किल्ड लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। थोड़े से पैसे इन्वेस्ट कर कर कोई भी हैंडलूम सेक्टर ओपन कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा पावरलूम सेक्टर। लूम का मतलब होता है एक ऐसी मशीन जो कि क्लोथ्स बना रही है। हैंडलूम का मतलब हो गया कि कपड़े हाथ से बनाए जा रहे हैं, और पावरलूम का मतलब है कि कपड़े पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब मशीन से बनाए जा रहे हैं। पावरलूम सेक्टर में मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्योंकि मशीन्स इंट्रोड्यूस हो गई हैं तो हमें कम लेबर की ज़रूरत है। मशीन्स की वजह से कपड़ों की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। और नेक्स्ट है हमारी कॉटन टेक्सटाइल मिल सेक्टर। इसे ओपन करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए। मिल सेक्टर में बहुत अच्छी क्वालिटी के क्लोथ्स बल्क में बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक बहुत ही हैवी कंपटीशन सिंथेटिक फाइबर से मिल रहा है।
क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स चीप होते हैं, उन पे प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं, और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, तो इसकी वजह से लोग ज़्यादातर सिंथेटिक फाइबर्स खरीदते हैं। जर्मनी की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड वॉर II से 1970s तक बहुत सक्सेसफुल थी, बट 1970s के बाद ये डिक्लाइन करने लग गई, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने की वजह से जर्मनी का इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब जितनी भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये अपने यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ओपन कर रही हैं, बिकॉज यहाँ पर चीप लेबर्स अवेलेबल हैं। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। NCERT से ज़रूर पढ़ लेना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग। टाटा, बाय बाय।